हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक बहुत ही अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्ज़ाम में हम होंगे कामयाब के साथ, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ प्लैनेट्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी दो प्लैनेट्स के ऊपर, कौन कौन से? तो मरकरी एंड वीनस। और आज के इस सेशन में मैं आपको करवाऊंगी प्लैनेट्स की सैर, कहाँ से लेकर के कहाँ तक। सो फ्रॉम अर्थ टू नेपच्यून, यानी कि आज के इस सेशन में हम अर्थ से लेकर के नेपच्यून तक जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स को करेंगे डिस्कस। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे अर्थ से लेकर के नेपच्यून तक। ठीक है, चलो। तो इस सेशन की शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं? उस एक प्लैनेट से जहाँ पर हम खुद ही रहते हैं। कौन सा है वो प्लैनेट? वो है दी अर्थ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ प्लैनेट की। देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं अर्थ के बारे में। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। बिल्कुल सही बात है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट होता है। क्या बोला मैंने? कि सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट होता है भाई? मरकरी। तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है मरकरी, फिर सेकंड पोजीशन पे आता है वीनस और फिर थर्ड पोजीशन पे कौन आता है? अर्थ। ठीक है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं हमारे सन से। सन क्या है बाय द वे? एक स्टार है ना। रिवाइज करते जाना चाहिए, वरना क्या होता है ना कि हम नई नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं और पुरानी चीज़ें भूलते जाते हैं। तो ये बात तो सही नहीं है ना। जितनी भी आप नई चीज़ें पढ़ते हो, नए टॉपिक्स पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऑल्दो हम बोलचाल की भाषा में कभी भी ऐसा बोलते नहीं है कि सन क्या है? एक स्टार है, लेकिन क्योंकि हम तो साइंस के कीड़े हैं ना, तो हमको पता है, हमको फैक्ट्स पता है कि भाई सन क्या है? एक स्टार ही है। ठीक है, चलिए। नाउ द टू प्लैनेट्स विच लाई बिटवीन द सन एंड द अर्थ आर मरकरी एंड वीनस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, फिर सेकेंड पोजिशन पे है वीनस, फिर थर्ड पोजिशन पे है हमारी अर्थ। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में 2 प्लैनेट्स आते हैं। कौन कौन से? मरकरी एंड वीनस। ठीक है। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अब यहाँ पे ना, क्योंकि आप क्लास 8 में हो, आप कहाँ हो? क्लास 8 में हो, तो क्लास 8 के लेवल पर मैं आपको बता देती हूँ कि अर्थ क्या है। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, या आप ये बोल सकते हो कि अर्थ का शेप कैसा है? तो स्फेयर शेप है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि अगर आप ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशंस करते हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आप क्लास 9th में तो जाओगे ही। क्लास 9th में आपको ये सेंटेंस जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा, थोड़ा सा हिला हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 9th में जाकर के आप ये पढ़ते हो कि अर्थ का जो शेप है ना वो एग्जैक्ट स्फेयर भी नहीं है, एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप भी नहीं है अर्थ का। तो फिर कैसा है? अर्थ का शेप होता है एग्जैक्ट शेप जियोइड। क्या होता है? जियोइड। अब जियोइड देखो, अर्थ का जो शेप है ना वो काफ़ी, आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स है। तो क्लास 9th के लेवल पे हम, क्लास 8 में हम पढ़ते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। क्लास 9th में जाकर के हम पढ़ते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है। जियोइड का मतलब क्या है कि अर्थ जो है अपने पोल्स पर कैसी है? सपाट है। सपाट मतलब एकदम भी सपाट नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये क्या है? ये पोल है और ये भी अर्थ का पोल ही है। ठीक है ना, अर्थ का ये पोल है, ये भी पोल है। तो अर्थ आप बोल सकते हो कि अपने पोल्स पे क्या होती है? थोड़ी सी ऐसी चपटी होती है, फ्लैट होती है। और ये क्या है? इक्वेटर है। यहाँ भी इक्वेटर, यहाँ भी इक्वेटर। तो अर्थ आप बोल सकते हो कि अपनी इक्वेटर पे थोड़ी सी ऐसी बाहर निकली होती है।
ठीक है। अभी आपको इस पिक्चर में अर्थ का जो शेप है वो एकदम एग्जैक्ट स्फेरिकल नजर आ रहा होगा, लेकिन इतना एग्जैक्ट स्फेरिकल होता नहीं है, ठीक है। पोल्स पे आप बोल सकते हो कि जो अर्थ है वो क्या होती है, थोड़ी सी चपटी होती है, चपटी होती है, और इक्वेटर पे थोड़ी सी ऐसी बाहर की तरफ निकली होती है। ये कहानी है क्लास 9th की। अगर ये चीज़ समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं समझ सकते हो, आप एकदम बेसिक ही चलना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अर्थ कैसी है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि देखो किताब का ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, आप खुद भी जो है ना बुक को पढ़ करके बुक में जो भी लिखा है उसको समझ सकते हो, लेकिन जो भी टॉपिक दिया है, जो भी सेंटेंस दिया है आपकी बुक में, उसका एग्जैक्ट मीनिंग, उसके आसपास का मीनिंग, वो कहाँ से आ गया सेंटेंस उस बुक में, उसको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीचर की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी आगे की लेवल की बताई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेशन कंप्लीट होगा, क्लास 9th में जाओगे, क्लास 9th में यू हैव टू स्टडी ग्रेविटेशन चैप्टर, जहाँ पे ये चीज़ दोबारा से निकल करके आएगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, याद रख लेना, अगर रख सकते हो तो रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन व्यूड फ्रॉम द आउटर स्पेस, जब हम स्पेस में जा करके अर्थ को देखते हैं, द अर्थ appears to be a blue and green ball due to the reflection of the sunlight from the water and land on its surface। तो बेसिकली अर्थ का जो सरफेस होता है, तो अर्थ के सरफेस पे आप बोल सकते हो कि मतलब लैंड पोर्शन भी होता है और पानी वाला पोर्शन भी होता है। भाई हमारे प्लैनेट अर्थ में कितना सारा पानी है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर कम है, लेकिन अगर आप ओशन वाटर देखोगे, समुद्र का पानी देखोगे, तो वो तो बहुत सारा है। तो जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं ना, तो अर्थ हमको कुछ इस तरह की नजर आती है, एक ब्लू और ग्रीन कलर की बॉल नजर आती है। क्या बोला मैंने, कि जब हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू और ग्रीन कलर की बॉल जैसी दिखाई देती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई जो प्लैनेट है अपना अर्थ, वो तो सन के नज़दीक है ना, मतलब सबसे नज़दीक तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 प्लैनेट्स के ही आप बोल सकते हो कि इंटरवल में क्या है, अर्थ है सन से। तो सन की बाकायदा जो सनलाइट है वो प्लैनेट अर्थ तक आती ही आती है। तो ये जो सनलाइट है ये हमारे प्लैनेट में जब आती है तो लैंड से टकराती है, और इसके बाद में आप बोल सकते हो कि पानी का जो सरफेस है उससे भी टकराती है। देखो लाइट का जो चैप्टर था, इसके पहले हमने लाइट का जो चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज़ को हम तभी देख सकते हैं जब उस चीज़ से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों तक पहुँचे। अब अगर आउटर स्पेस से हमको अर्थ नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या, अर्थ कैसी दिख रही है वो अलग बात है, लेकिन आउटर स्पेस में जाकर के अगर हमें अर्थ दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या, कि कुछ ना कुछ तो लाइट है, कोई ना कोई लाइट तो है जो कि अर्थ से निकल रही है और निकल करके हमारी आंखों तक आ रही है। हम कहाँ हैं, हम तो आउटर स्पेस में हैं, हम तो स्पेस में बैठे हैं, लेकिन स्पेस में बैठे होने के बावजूद आप बोल सकते हो कि अर्थ की जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। क्या अर्थ के पास आप बोल सकते हो कि अपनी कोई खुद की रोशनी होती है? ऑफ कोर्स नॉट। सन आप बोल सकते हो कि अपनी सनलाइट देता है किसको, अर्थ को, और यही सनलाइट अर्थ के सरफेस पर जब जाती है तो सरफेस से टकराती है। भाई लाइट आई, देखो जैसे कि ये क्या है, अपना सन है, ये क्या है, अपना सन है, ठीक है ना। सन से क्या हुआ, ये सनलाइट आई, ये सन से क्या हो रही है, सनलाइट आ रही है, और सनलाइट क्या होगी कि अर्थ के सरफेस से टकराएगी, और टकराने के बाद जाहिर सी बात है क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अरे पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्योंकि भाई जो जीवन है वो कहाँ है, अर्थ पर है, तो जीवन के लिए थोड़ी बहुत जो सनलाइट है वो ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं कि जो भी सनलाइट आ रही है सन से अर्थ पे वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं, जितनी यूटिलाइज करने की ज़रूरत है उतनी सनलाइट अर्थ में रहेगी, और जो एक्स्ट्रा होती है वो आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यही रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ गई है, ये गई है स्पेस में, और स्पेस में कौन बैठे हुए हैं, भाई हम बैठे हुए हैं। तो हमको स्पेस से ऐसा लगेगा, स्पेस में बैठे हुए हमको ऐसा लगेगा कि अर्थ से क्या हो रहा है, लाइट निकल करके आ रही है। तो क्योंकि लाइट निकल करके आ रही है इसलिए हमको अर्थ दिखती है। देखो हर कहीं जो है ना, आप बोल सकते हो कि कहने को तो लाइट चैप्टर खत्म हो चुका, लेकिन आप बोल सकते हो कि सोलार सिस्टम में लाइट का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो बीच बीच में, तो चीज़ें
आप लिंक कर पाओगे, याद रहेंगी। तो अर्थ से निकलने वाली जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, हम कहाँ स्पेस में, इसलिए हमको अर्थ जो है दिखाई देती है। अब कैसी दिखाई देती है, तो ब्लू और ग्रीन कलर की बॉल। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो कहाँ से टकरा करके वापस आ रही है, अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस पे क्या है, पानी भी है और आप बोल सकते हो कि लैंड पोर्शन भी है। तो इसीलिए टकराने के बाद जब वो वापस आती है तो हमको जो अर्थ है वो कैसी नजर आती है, ग्रीन और ब्लू कलर की बॉल की तरह, ठीक है ना। तो व्हेन व्यूड फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स टू बी अ ब्लू एंड ग्रीन बॉल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड ऑन इट्स सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे जो पानी है, जो लैंड है, उससे रिफ्लेक्ट होकर के सनलाइट आउटर स्पेस में चली जाती है, ठीक है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच द लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। और टिल नाउ देखा जाए तो अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन अभी तक कोई दूसरा प्लैनेट हम ऐसा डिस्कवर नहीं कर पाए हैं जहाँ पे हम बोले कि हाँ 100% लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे आप बोल सकते हो कि जीवन के आप बोल सकते हो कि एग्जिस्टेंस की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंप्लीटली ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि इंसान जाकर के उस दूसरे प्लैनेट पर रहने लग गए हों, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो टिल नाउ आप बोल सकते हो कि अर्थ ही क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो, द टू मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर। अब हम बोल रहे हैं कि अर्थ ही प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो जाहिर सी बात है सभी प्लैनेट्स और अर्थ में ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि बाकी सभी प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन अर्थ में करती है। तो क्यों? जाहिर सी बात है अर्थ में कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे अर्थ में जिसके कारण अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है और बाकी प्लैनेट्स में नहीं करती है। तो कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ? तो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड साइज ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण प्लैनेट अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या है दो फैक्टर्स? पहली बात तो अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम द सन और दूसरा अर्थ की साइज। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज सच दैट इट हैज द करेक्ट टेम्परेचर रेंज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर एंड द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। देखो ऐसा है कि हम सभी को जो है ना सन की सनलाइट चाहिए होती है। सन की सनलाइट आप बोल सकते हो कि रोशनी तो होती ही है उसमें, लेकिन उसमें एक हीट भी तो होती है। ठंडियों का जब मौसम होता है, जब बारिश का मौसम होता है, एकदम बादल जो ना छाए रहते हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती, तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमको सनलाइट चाहिए है। वही जब समर सीजन आता है तो हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमको हमेशा ही सनलाइट चाहिए ही होती है। इस सनलाइट से क्या होता है कि प्लैनेट अर्थ का एक आप बोल सकते हो कि सूटेबल टेम्परेचर रेंज जो है ना आप बोल सकते हो कि स्टैब्लिश हो जाती है, और ये टेम्परेचर रेंज सर्वाइवल के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज सच दैट, मतलब जैसे कि हमने देखा कि जो अर्थ है वो सन से थर्ड पोजीशन पे आती है, तो ये जो डिस्टेंस है अर्थ का सन से, ये डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण एक ऑप्टिमल या एक करेक्ट टेम्परेचर रेंज सेट हो जाता है अर्थ पे, जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ द अर्थ इज सच दैट इट हैज सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फील्ड टू होल्ड ऑन टू द एटमॉस्फेयर ऑफ मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर नीडेड फॉर द इवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। देखो ऐसा है कि हम सबको पता है कि हम अगर आज जिंदा है तो क्यों है? क्योंकि हम कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग में होता है क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? क्या हमारे पास कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं? नहीं, ये ऑक्सीजन हम अपने सराउंडिंग एयर से ही लेते हैं, यानी कि हमारे जो सराउंडिंग एयर है, इस एयर में आप बोल सकते हो कि क्या है? ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, भाई प्लांट्स को भी तो नहीं भूलना चाहिए ना, वो भी तो हमारे अर्थ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो प्लांट्स को आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपने खाने को बनाने के लिए। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स को कौन ला करके देता है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सराउंडिंग एयर में ही प्रेजेंट होती है। एयर क्या है? एयर आप बोल सकते हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं।
तो अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में है क्या भाई? एयर ही तो है। एयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस एयर में ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें बहुत सारी गैसेस है, इसमें वाटर वेपर्स भी हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ कि अपने लिए और हमारे प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। ये दोनों ही गैसेस कहाँ से आती है? सराउंडिंग एयर से आती है। एयर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है। यानी कि अर्थ का जो उसका एटमॉस्फेयर है, आई रिपीट, अर्थ के लिए उसका एटमॉस्फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुद्दा ये है कि अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के आसपास कैसे रहता है? भाई ये बात सही है कि अर्थ के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है जो कि अर्थ को चारों दिशा से क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है, चारों तरफ से क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास कैसे टिक जाता है? ये एटमॉस्फेयर कहीं और चला क्यों नहीं जाता? वो इसलिए क्योंकि अर्थ के पास क्या है? एक बहुत ही बढ़िया ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ क्या करती है? सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो भाई इसीलिए तो आज अगर मैं आपको जमीन पर खड़े रह करके पढ़ा रही हूँ तो कैसे? क्योंकि अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है। अगर आप अपने घर पे बैठ करके अपनी स्टडी टेबल पे, चेयर पे बैठ करके पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ पा रहे हो? क्योंकि अर्थ ने आपको, आपकी चेयर को, आपकी टेबल को, आपके फोन को, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर अर्थ जिस दिन अपना अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करना बंद कर दे, उस समय ऐसा क्या होगा? उस दिन आप बोल सकते हो कि जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाकर के उड़ते रहते हैं ना, वैसे ही हम भी उड़ने लगेंगे। जैसे बर्ड्स उड़ती हैं वैसे ही हम भी उड़ने लगेंगे, हमारी सभी की सभी चीजें भी उड़ने लगेंगी। तो काफी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना सर्वाइव करना। तो आप बोल सकते हो कि अर्थ का साइज इतना सफिशिएंट है कि इस साइज के कारण अर्थ के पास क्या है? उसकी एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्स के कारण ही सभी चीजें अर्थ से जुड़ी रहती हैं, उसके सरफेस से जुड़ी रहती हैं। अदरवाइज पानी, इंसान, सब कुछ जो है ना हवा में उड़ते रहते। आई बात समझ में? और इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। कि अर्थ का काम सिर्फ आप बोल सकते हो कि जिंदा लोगों के ऊपर या नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना नहीं है ना, ये तो काम है ही, लेकिन इसके अलावा अर्थ जो है ना उसका जो एटमॉस्फेयर है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। तभी तो एटमॉस्फेयर कहीं उड़ता नहीं है, वरना क्या हो? एटमॉस्फेयर उड़ करके कहीं और चला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ ने उसको पकड़ करके रखा है। कैसे पकड़ा हुआ है? क्योंकि अर्थ के पास उसकी सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड सफिशिएंट क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो साइज है वो एकदम सही है। यही नहीं, जब आप बोल सकते हो कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था उसके लिए भी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इंपॉर्टेंट था। तो लाइफ के ओरिजिन के लिए और लाइफ के सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। और इस एटमॉस्फेयर को पकड़ करके कौन रखता है? खुद अर्थ। The various environmental conditions available on the earth which are responsible for the existence and continuation of life on earth are as follows। क्या बोला? Various environmental conditions जो कि available होती है कहाँ? अर्थ पर, जो कि responsible होती है किस चीज के लिए? For the existence and the continuation of the life on the earth are as follows। The earth has an atmosphere, जैसे कि मैंने आपको बताया, which contains many gases including oxygen and carbon dioxide। तो अर्थ के पास क्या है? मैंने आपको बताया ना कि अगर अर्थ के पास केवल अर्थ प्लैनेट के ऊपर ही लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इसका आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ अर्थ के पास ऐसी चीजें होंगी जो कि बाकी प्लैनेट्स के पास नहीं है। अगर उन प्लैनेट्स के पास भी होती तो शायद वहां भी लाइफ पॉसिबल होती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हम बोल रहे हैं कि अर्थ के पास उसका एटमॉस्फेयर है जिसमें कि बहुत सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। The Earth's atmosphere plays an important role in maintaining the life on the Earth। अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट ऑक्सीजन, द गैस वी नीड इन ऑर्डर टू लिव। हमें ऑक्सीजन चाहिए भाई सर्वाइव करने के लिए। अगर किसी दिन, भगवान ना करे, अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही ना रहे तो फिर क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं, अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स तो होते हैं ना, वो यूज कर लेंगे। अरे वो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? सराउंडिंग एयर से ही आती है। सराउंडिंग एयर को लिक्विफाई किया जाता है। क्लास 9th में समझाऊंगी मैं आपको, मैं ही पढ़ाऊंगी।
तो क्लास 9th में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सराउंडिंग एयर से, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया जाता है और सिलेंडर में भरा जाता है। तो अगर ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग एयर से गायब हो जाएगी तो हर जगह से गायब हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। The Earth's atmosphere also supplies carbon dioxide needed for the preparation of food by photosynthesis by the plants। सीधी सी बात है ना, प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, तो सराउंडिंग एयर से ही मिलती है, एटमॉस्फेयर से ही मिलती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो प्लांट्स जो है हमारे खाना कैसे बना पाएंगे, और अगर वो खाना नहीं बना पाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जिएंगे कैसे। और अगर प्लांट्स ही नहीं जिएंगे तो फिर हम लोग जो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, वो खाना कहाँ से मिलेगा भाई, क्योंकि हमारे अंदर तो अपनी कोई पर्सनल किचन है नहीं कि हम अपने अंदर क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपना, नहीं, हम तो बाहर से ही, बाहर की चीज़ों पर ही क्या होते हैं, अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फिर आप बोल सकते हो कि हर्बीवोर्स कहाँ जाएंगे, हर्बीवोर्स मर जाएंगे तो फिर कार्निवोर्स कहाँ जाएंगे, कार्निवोर्स ही चले जाएंगे। तो जैसे कि हमने बोला कि आप बोल सकते हो कि इंसानों की भी तो डिपेंडेंसी है ना प्लांट्स के ऊपर, हम भी तो गेहूँ, चावल, सब्जी और ये सब खाते हैं ना। अगर यही सब नहीं मिलेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या। आपने बोला कि मैम एक काम करते हैं, हम तो नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे, हम तो नॉनवेज खाएंगे। तो अरे नॉनवेज खाने के लिए भी, चाहे बकरा हो चाहे वो मुर्गी हो, उसको भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना, वो तो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको खिलाने के लिए कहाँ से लेकर के आओगे खाना, तो पूरी जो फूड साइकिल है ना वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। नाउ सेकेंड फैक्टर क्या है, द अर्थ हैज़ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। आप अगर एक्वेटिक लाइफ की बात करो, कितने सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, कितने सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। तो अगर पानी है तो एक्वेटिक लाइफ है। तो in fact अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लॉट्स ऑफ वाटर। अकेला इकलौता अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो इसमें आप बोल सकते हो कि लॉट्स ऑफ वाटर है। दिस वाटर हेल्प्स इन द evolution and the maintenance of life on earth। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अर्थ बनी थी नई ताज़ी, उस समय अर्थ का जो टेम्परेचर था ना वो बहुत ज़्यादा था। बेसिकली हुआ क्या था कि अर्थ पर जो बड़े बड़े पत्थर थे, मैंने आपको पहले भी समझाया है, अर्थ पर जो बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टानें थी, उनकी आपस में क्या हुई थी, रगड़ हुई थी। मतलब वो आपस में आकर कोलाइड हो रहे थे, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। जो धरती है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में तप रही थी। उतने में क्या हुआ कि जो गैसेस हैं वो आप बोल सकते हो कि ऊपर उठी, और फिर जैसे ही वो ऊपर उठी, अर्थ के सरफेस से ऊपर गई, तो ऊपर जाकर के उनको टेम्परेचर कम मिला। और जैसे ही टेम्परेचर कम मिला, आप बोल सकते हो कि गैसेस मतलब बेसिकली क्या, वाटर वेपर्स, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी बनी थी तो बड़े बड़े आप बोल सकते हो कि चट्टानों के कोलिजन से अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो ऐसे ऊपर उठी, ऊपर जाकर के उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे यहाँ पे तो टेम्परेचर कम है, इसका मतलब जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो गई। और कंडेंस होकर के आप बोल सकते हो कि जो भाई वेपर्स अगर कंडेंस हो जाएंगी तो वो क्या बनेंगी, पानी बनेंगी। तो ऊपर जाकर के वाटर वेपर्स कंडेंस हुई क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर उनको कम मिला, जिसके कारण बारिश होने लगी और अर्थ पे बारिश हुई। और ऐसा नहीं है कि एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पे बारिश होती ही रही, और तब जाकर के अर्थ का टेम्परेचर इतना हुआ कि आज हम रह पा रहे हैं। वरना तो इतना ज़्यादा था टेम्परेचर अर्थ का कि लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं पाती, सर्वाइवल पॉसिबल होता ही नहीं। तो इनफैक्ट दिस वाटर हेल्प्स इन द इवोल्यूशन। अब समझ में आया कि क्यों इवोल्यूशन हम बोल रहे हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर। और पानी के बिना, कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन क्यों है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो फिर जीवन कैसे आप बोल सकते हो कि एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद में सूटेबल टेम्परेचर रेंज। अर्थ हैज सूटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ के पास क्या है, एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अगर आप नेपच्यून की बात करोगे तो वो तो सबसे आखिरी में आता है प्लैनेट, सन के मतलब जो नेपच्यून और सन के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो प्लैनेट तो बहुत ठंडा रहेगा। अगर हम बात करेंगे मरकरी की, तो मरकरी तो सबसे नज़दीक होता है, तो मरकरी पे तो कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा भाई, वहाँ पे तो लाइफ कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अर्थ का जो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, वो इतना सही है कि उस डिस्टेंस के कारण अर्थ पे एक बढ़िया सा टेम्परेचर रेंज जो है ना बन जाती है, यानी कि अर्थ ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है। इसके अलावा
प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। देखो ऐसा है कि कहने में तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अर्थ जो है सन के थर्ड पोजीशन पे आती है और जो सन है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से सनलाइट अर्थ को प्रोवाइड कर रहा है और आगे आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो सन है वो अपनी सनलाइट प्रोवाइड करता ही रहेगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो सन से सनलाइट आती है ना, इसमें बहुत सारी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं और ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती है ना, वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि वो आसानी से क्या कर सकती हैं, स्किन कैंसर और अलग अलग तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि सन से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस हैं, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं, उनको किसी न किसी तरीके से हमें अर्थ के सरफेस पर आने से रोकना है, क्योंकि हम जिंदगी भर तो एक कमरे में बंद करके नहीं रह सकते, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर हम कैसे निकलेंगे भाई? तो अगर यूवी रेडिएशंस का हमला हो जाएगा हमारे ऊपर तो तरह तरह के स्किन डिसऑर्डर्स, कैंसर और ये सब चीज़ें होती रहेगी, तो इंसान तो बहुत परेशान हो जाएगा। इसीलिए नेचर ने इसकी भी जिम्मेदारी ली हुई है। कैसे? तो हमारे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर में क्या होती है? ओजोन लेयर होती है। क्या होती है? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर क्या होती है? द अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आप बोल सकते हो कि काफी ऊंचाई पर ओजोन लेयर होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करती है अर्थ के लिए। दिस ओजोन लेयर absorbs most of the extremely harmful ultraviolet UV radiations का मतलब क्या है? ultraviolet radiations coming from the sun and prevents them from reaching the earth and hence protects the living things on the earth। तो सीधी सी बात है, सन की जो सनलाइट है वहाँ पे तो वहाँ से यूवी रेडिएशंस आती ही रहेंगी, लेकिन हमारा काम क्या है? इन यूवी रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक आने से रोकना। कैसे रोका जाएगा? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, आप लोगों ने सुना होगा कि बोला जाता है कि सन ब्लॉक लगाओ, सनक्रीम लगाओ। क्यों लगाओ? तो सन ब्लॉक में आप बोलते हो कि SPF 50 वाली होनी चाहिए। उसके ऐड आपने देखे होंगे कि भाई जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं, उन यूवी रेडिएशंस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक लगाया जाता है। नेचुरली नेचर ने हमको एक सन ब्लॉक दिया हुआ है, क्या? ओजोन लेयर, लेकिन हमें उसकी भी कदर नहीं है। क्यों कदर नहीं? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं अपने प्लैनेट अर्थ पर, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं गाड़ियां चला चला करके, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकाल निकाल करके, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बाकी अदर गैस क्या कर रही हैं? जाकर के ओजोन लेयर में छेद करे दे रही हैं। वो ओजोन लेयर जो कि हमारे अर्थ के लिए क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक नहीं आने देता है। हम उसी ब्लैंकेट में क्या कर रहे हैं? छेद कर रहे हैं। This ozone layer absorbs most of the extremely harmful ultraviolet radiations coming from the sun and prevents them from reaching the earth and hence protects the living things on the earth। ठीक है, तो ये सुंदर सा डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे कि ये सन की सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये सनलाइट कैसे आएगी? तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये क्या है? पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो सन की सनलाइट जो भी आएगी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही क्रॉस करके अर्थ के सरफेस तक आएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यूवी ओजोन लेयर होती है, और ये ओजोन लेयर क्या करती है कि जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, क्योंकि देखो बहुत दूर तो है नहीं अर्थ सन से, ना बहुत दूर है ना बहुत पास है, पास तो है इनफैक्ट, बस 2 प्लैनेट्स का ही गैप है, इसके बाद तो अर्थ ही आती है। तो यूवी रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, वो भी हार्मफुल वाली। तो ओजोन लेयर क्या करती है? इनको वहीं के वहीं रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है और अंदर नहीं जाने देती है। आती भी है तो बहुत थोड़ी बहुत आती है। फिर इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, मीथेन हो गया। ये क्या होता है? बेसिकली जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, जो भी सनलाइट आ रही हैं, सन रेडिएशंस आ रहे हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस तक आते हैं। अब सरफेस पे जितनी भी चाहिए है, रिक्वायर्ड है, उतनी सरफेस पे रह जाती है। बाकी जो रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर के बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। क्या बोला मैंने? कि जो भी सनलाइट आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके वो अर्थ के सरफेस तक आती है। सरफेस पे जितनी अब्जॉर्ब हो पाई उतनी अब्जॉर्ब हो पाई। इसके बाद में क्या होता है? ये सनलाइट वापस से एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब क्या करती हैं? ये इन सोलार रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं। आप बोलोगे कि मैम ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? एक बात बताओ, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इन सोलार रेडिएशंस को ट्रैप ना करते, तो पता है
बर्फ जमी होती पूरी अर्थ पर। क्यों? क्योंकि ये देखो रेडिएशंस जितनी सरफेस पर अब्जॉर्ब हो पाई उतनी हो पाई, बाकी जो थी वो तो सब की सब कहाँ जा रही थी? अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके वापस से स्पेस में जा रही थी। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज ने इनको अब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर अच्छा हो गया, गर्म हो गया। और क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अच्छा हो गया, थोड़ा सा गर्म हो गया, तो अर्थ की कुल्फी नहीं जमी। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये ग्रीन हाउस गैसेज अच्छी हैं, लेकिन एक आप बोल सकते हो कि प्रॉपर अमाउंट हर चीज का जरूरी होता है। जरूरत से ज्यादा ही ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, जो कि ओजोन लेयर को आप बोल सकते हो कि यहाँ पे गड्ढा बना रही हैं, यहाँ पे गड्ढा बना रही हैं। तो जो भी रेडिएशंस आएंगी ना, यूवी रेडिएशंस, वो इस गड्ढे से निकल करके सीधे कहाँ आएंगी? अर्थ के सरफेस तक आएंगी। तो आप खुद ही बताओ इसमें नुकसान किसका है? हमारा है ना। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ के दो मोशंस होते हैं। एक तो हम सबको पता है कि भाई अर्थ जो है वो सन के अराउंड आप बोल सकते हो कि रिवॉल्व करती है। भाई सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? इसके अलावा सन अपनी एक्सिस पर भी क्या करती है? रोटेट करती है। द अर्थ रोटेट्स या स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस। अब जब हम ये बोलते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो ये एक्सिस आपको दिखाई नहीं देती है। ये एक्सिस कैसी होती है? इमेजिनरी होती है, विच पासिस थ्रू इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ का होता है ये नॉर्थ पोल और ये वाला होता है उसका साउथ पोल। तो उसके नॉर्थ से साउथ पोल के आप बोल सकते हो कि थ्रू एक इमेजिनरी एक्सिस पास करती है। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से आप बोल सकते हो कि एक इमेजिनरी एक्सिस पास करती है, और इसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है? अर्थ रोटेट करती है। The Earth completes one rotation on its axis in 24 hours, which we call one day. और अर्थ जो है अपना जो एक्सिस के अबाउट जो वो रोटेट करती है, तो वो एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, जिसको कि हम 24 घंटे का एक दिन बोलते हैं, है ना। कि सपोज यहाँ पे क्या है? अभी सन है, यहाँ पे क्या है? सन है। तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे क्या आ रही है? खूब भर भर के रोशनी आ रही है। फिर क्या होगा? अर्थ जो है मतलब इस पोर्शन में, अर्थ के इस पोर्शन में आप बोल सकते हो कि खूब रोशनी आ रही है। फिर क्या होगा? अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। रोटेट करेगी तो रोटेट करके अब क्या होगा? ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो अब इस वाले पोर्शन में आप बोल सकते हो कि सनलाइट आ जाएगी। फिर इसके बाद में जो पोर्शन पीछे गया था अभी अर्थ का, वो फिर क्या हो जाएगा? घूम करके आगे आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, जिसको कि हम एक डे बोलते हैं। तो 24 घंटे बाद आप बोल सकते हो कि फिर से लैंड के सेम पोर्शन पर सूरज की रोशनी आ जाती है। द अर्थ, अच्छा ये तो हो गया। द अर्थ रोटेट्स या स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट तो करती है, लेकिन कहां से कहां? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। इसके अलावा द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। यानी कि देखो यहां पे अगर आप अर्थ का ऑर्बिट बनाओ, अर्थ का ऑर्बिट सपोज हमने कैसा बनाया है? ऐसा बनाया है। अर्थ का ऑर्बिट हमने कैसा बनाया है? ऐसा बनाया है। तो ये जो हमने अर्थ का ऑर्बिट बनाया है, इसका जो हमारे पास प्लेन आया है, इससे प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होती है अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री। यानी कि अगर ये ऑर्बिट है तो एक्सिस अगर ऐसी होगी, अगर ये ऑर्बिट है अर्थ का और अर्थ की एक्सिस क्या होगी? अगर बिल्कुल ऐसी होगी, 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखो, द अर्थ रोटेट्स या spins on its axis from west to east. The axis of rotation of earth is not perpendicular to the plane of the earth's orbit. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्बिट इसका ऐसा है, लेकिन एक्सिस जो है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है ऑर्बिट के प्लेन के साथ। The axis of rotation of earth is slightly tilted with respect to the plane of orbit or path around the sun. ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के ऑर्बिट के प्लेन पर? क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस है ना वो थोड़ी सी झुकी रहती है, टिल्टेड होती है। देखो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ये एक्सिस ऐसे भी तो हो सकती थी,
नहीं, लेकिन ये है कैसी, देखो थोड़ी सी झुकी हुई है। कितने डिग्री से झुकी हुई है, तो इनफैक्ट द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज टू द परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन से आप बोल सकते हो कि 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। द अर्थ rotates on its axis in the tilted position and it revolves around the sun in the same tilted position throughout। यानी कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे झुके झुके ही क्या करती है, रोटेट करती है, और ऐसे ही झुके झुके टिल्टेड पोजीशन में ही वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। आई बात समझ में? चलिए कुछ इस तरीके से। An important consequence of the rotation of the earth on its axis is that it causes day and night on the earth। obvious सी बात है, अगर अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगी तो क्या दिन और रात होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि ये सन है, सन से क्या हो रहा है, रोशनी निकल रही है। अब अगर आज अर्थ ने डिसाइड किया कि नहीं आज हम जो है ना रोटेट नहीं करेंगे अपनी एक्सिस पे, तो क्या होगा, सन की जो भी रोशनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन पे, अर्थ का जो ये वाला पोर्शन है केवल इस पे पड़ेगी, दूसरे वाले पोर्शन पे तो लाइट पड़ेगी नहीं। यानी कि दूसरे वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कभी रोशनी आएगी नहीं। और इस वाले पोर्शन में अर्थ की रोशनी, सॉरी इस वाले पोर्शन में सन की रोशनी रहेगी, कभी अंधेरा ही नहीं आएगा। तो गड़बड़ हो जाएगी ना, दिन है तो दिन ही है एक जगह, रात है तो रात ही है हमेशा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, भले ही झुक के कर रही तो कोई बात नहीं, कर तो रही है ना। इस झुकने से क्या होता, मतलब इस रोटेशन से क्या होता है, डे और नाइट आते हैं अर्थ पर। ठीक है, चलो। द अर्थ रोटेट्स या स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स या मूव्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। मैंने आपको बताया था इलेप्टिकल का मतलब क्या होता है, कि हम बोलते हैं कि ऑर्बिट कैसा होता है, ऐसा सर्कुलर नहीं, सर्कुलर नहीं होता है, ओवल शेप का होता है, ऐसा होता है। ठीक है, द अर्थ टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और अर्थ आप बोल सकते हो कि सन का एक चक्कर लगाने के लिए 1 साल लेती है। एक आप बोल सकते हो कि दिन कब लगता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और सन का एक चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है। When the earth moves around the sun in its orbit, it remains tilted to its orbit throughout। और जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अर्थ अपने ही ऑर्बिट में टिल्टेड ही रहती है, क्योंकि उसकी एक्सिस झुकी हुई है ना, तो उसके हिसाब से अर्थ भी टिल्टेड होती है। An important consequence of the motion of tilted earth around the sun is that it causes different seasons on the earth। देखो यहाँ पे 2 consequences आपको बताए जा रहे हैं, कि एक consequence क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि अर्थ पर दिन और रात होते हैं। अर्थ अपनी आप बोल सकते हो कि एक्सिस के अबाउट रोटेट तो करती, लेकिन कि झुक के करती है, तो झुकने से क्या होगा, उसका फायदा क्या है कि अर्थ पर आप बोल सकते हो कि an important consequence of the motion of tilted earth around the sun। अच्छा, tilted earth का जो revolution है, जो motion है around the sun, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो उसका फायदा यह है कि अर्थ पर दिन और रात आते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पर रह करके सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, उसका फायदा क्या है कि अर्थ पर डिफरेंट सीजन आते हैं, जैसे कि समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। आई बात समझ में? द अर्थ हैज 1 नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून। अर्थ की एक खुद की नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। अर्थ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लैनेट को पृथ्वी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, हमने मरकरी और वीनस में देखा था कि इनके पास तो इनकी कोई भी सैटेलाइट होती नहीं है, अर्थ के पास है कौन सा, मून। ठीक है, तो जो अपना मेन प्लैनेट था अर्थ, वो तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिक चीजें पढ़नी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम बात करते हैं मार्स की। अर्थ के बाद क्या आता है, 4th पोजीशन पे सन से मार्स। ठीक है, मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज द फर्स्ट प्लैनेट बियॉन्ड अर्थ। और अर्थ के बाहर जो पहला प्लैनेट पड़ता है वो कौन सा है, मार्स ही है। और मार्स में आप बोल सकते हो कि काफी जो धरतीवासी हैं वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर भी क्या आ जाए, जीवन आ जाए, लाइफ एग्जिस्ट कर जाए। तो इससे क्या होगा कि अर्थ के ऊपर जो एक प्रेशर पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है इंसानों की वजह से, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा।
मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स सरफेस अपीयर्स रेड। और मार्स को हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ये सवाल आ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्स को हम क्या बोलते हैं? एक रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? इसका जो सरफेस है वो रेड दिखता है। The red color of the Mars is used to distinguish it from other planets of the solar system। और मार्स का ये जो उसके पास एक रेड कलर है ना, वो उसको एक डिस्टिंग्विशर फीचर देता है कि हम मार्स को बाकी जो प्लैनेट्स हैं सोलार सिस्टम के, उनसे मार्स को हम अलग कर पाएं। कि जहां आपको सोलार सिस्टम में एक रेड कलर का प्लैनेट नजर आया तो समझ लो वो कौन होगा? मार्स ही होगा। ठीक है। Now Mars is visible from the Earth for most of the year। और अर्थ से क्योंकि नजदीकी तो है ना भाई, अर्थ यहाँ है थर्ड पोजीशन पे और जस्ट उसके बगल में कौन है? मार्स है। तो अर्थ से आप बोल सकते हो कि जो मार्स है वो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट स्काई में हमको मार्स जो है ना चमकता हुआ नजर आता है। कैसे पता चलेगा कि वो मार्स है? रेड कलर का दिखता है भाई। Mars and all the other planets beyond Mars do not appear as morning stars or evening stars and they also do not show phases like the moon। यानी कि मार्स और मार्स के आगे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सभी प्लैनेट्स मॉर्निंग या इवनिंग स्टार्स की तरह नजर नहीं आते हैं। एंड दे ऑल्सो डू नॉट शो फेजेस लाइक द मून। और ये आप बोल सकते हो कि मून की तरह फेजेस शो नहीं करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, मरकरी और वीनस में हमने देखा था कि मरकरी और वीनस के लिए हम बोलते हैं कि ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की तरह भी नजर आते हैं, ये मून की तरह फेजेस भी शो करते हैं। लेकिन मार्स और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसके आगे वाले, उनके लिए बोला गया है कि ना ये इवनिंग स्टार की तरह नजर आते हैं, ना ये मॉर्निंग स्टार होते हैं और ना ही ये मून की तरह फेजेस शो करते हैं। ठीक है। This is because they all lie outside the Earth's orbit around the sun। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो क्या है? उसका इलाका है। तो उसके इलाके में जो भी होगा वो हमें दिखाई देगा। लेकिन जो मार्स है और जो उसके आगे के प्लैनेट्स हैं वो तो अर्थ के इलाके के, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर है ना, तो वो वहां पे क्या चल रहा है हमें क्या दिखाई देगा? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मार्स और उसके आगे के प्लैनेट्स डू नॉट अपीयर एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार and they do not show phases like the moon। Why? Because this is because all lie outside the Earth's orbit around the sun। Mars is a small planet having a small mass। तो मार्स आप बोल सकते हो कि छोटा सा प्लैनेट होता है, नाम छोटा है ना, मार्स, बोलते साथ ही खत्म हो गया। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि ये कैसा है? एक छोटा सा प्लैनेट है जिसका मास भी क्या होता है? छोटा सा होता है। तो मार्स के आप बोल सकते हो कि हमें दो अच्छे फीचर्स पता चल गए कि एक तो रेड कलर का प्लैनेट होता है ये, क्योंकि इसका सरफेस ऐसा लाल लाल होता है इसलिए हमको ये रेड कलर का नजर आता है। और दूसरा ये कि ये छोटा सा प्लैनेट है, नाम छोटा तो प्लैनेट भी छोटा और छोटा सा इसका मास। Since the planet Mars is very far off from the sun, so it is a quite cold planet। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर जाते जाएंगे उनका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, यानी कि वो प्लैनेट ठंडे होते जाएंगे, है ना। अर्थ के लिए हम बोलते हैं कि अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, लेकिन मार्स क्योंकि अर्थ के भी आगे पड़ता है सन से, तो ये आप बोल सकते हो कि एक कोल्ड प्लैनेट है। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स मार्स इज मोस्ट लाइक द अर्थ। इसीलिए मैंने बोला कि जो धरती के जो लोग हैं ना, पृथ्वीवासी, वो मार्स पर लाइफ को एग्जिस्ट कराने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्स है ना वो बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफी हद तक अर्थ को रिजेंबल करता है। मार्स इज अ रॉकी प्लैनेट, एक रॉकी प्लैनेट है। मार्स हैज अ थिन एटमॉस्फेयर। अब अगर मैं बोल रही हूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम पृथ्वीवासी क्या कर रहे हैं, मार्स के ऊपर जीवन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना हमें उसमें कुछ दिखा होगा, तब जाकर के हम मार्स में जीवन की खोज में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे मार्स एक रॉकी प्लैनेट है, इसके अलावा मार्स के पास क्या है? उसका थिन एटमॉस्फेयर भी है। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर कैसा है? माना कि है एटमॉस्फेयर मार्स के पास भी, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा सा पतला है, लेकिन एटलीस्ट है तो। बाकी प्लैनेट्स के पास तो ये भी नहीं होता है।
The thin atmosphere of Mars contains mainly carbon dioxide and small amount of nitrogen, oxygen, noble gases and water vapors. कितनी अच्छी बात है कि मार्स के पास जो उसका पतला सा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेज, वाटर वेपर्स. द प्लैनेट मार्स अपीयर टू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ. ऑब्वियस सी बात है, प्लैनेट मार्स के पास हम बोलते हैं कि लाइफ के लिए क्या है? राइट इंग्रेडिएंट्स हैं, कि यहाँ पे लाइफ को सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, वो मार्स पे हैं. तो अगर हैं तो वहाँ पे लाइफ आ सकती है. द साइंटिस्ट्स थिंक दैट दो द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स कंटेन्स मच लेस ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर than that of the earth, but it could be enough to support some primitive forms of life. कि साइंटिस्ट का ये मानना है कि माना कि मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स जो है वो थोड़ी सी कम है. मतलब अर्थ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स थोड़ी सी कम है, लेकिन इतना सफिशिएंट तो है कि वहां पे क्या हो सके, प्रिमिटिव फॉर्म्स जो है लाइफ के वो वहां पर टिक जाएं, वो वहां पर रह जाएं. इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो पृथ्वीवासी हैं वो लगे हुए हैं इस कोशिश में कि किसी तरीके से मार्स पर क्या हो जाए, लाइफ का सर्वाइवल जो है ना वहां पे सेट हो जाए. ठीक है. दो नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन मार्स हैव बीन फाउंड सो फार. लेकिन अभी तक आप बोल सकते हो कि लाइफ का कोई भी ऐसा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं किया है मार्स के ऊपर, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिला है. बट इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन. लेकिन इन्वेस्टिगेशंस तो अभी लगी ही हुई हैं कि शायद कोई लाइफ का फॉर्म हमें मार्स के ऊपर दिख जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, लाइफ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो सभी के सभी मार्स के पास हैं. तो हो सकता है कि मार्स के पास लाइफ का मतलब आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई फॉर्म प्रेजेंट हो, कितना भी छोटा हो सकता है, सब चलेगा. मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह बोलते हैं. ठीक है. अर्थ के पास केवल एक ही है मून सैटेलाइट और मार्स के पास होती हैं दो, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह. आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं जुपिटर प्लैनेट की. जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन. फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो जुपिटर हमारा ऐसा दिखता है. ठीक है. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमने मार्स के लिए पढ़ा कि ये रेड कलर का प्लैनेट होता है और मार्स के पास आप बोल सकते हो कि क्या है, उसका पतला सा एटमॉस्फेयर भी है. हालांकि ऑक्सीजन और पानी वाटर वेपर्स थोड़ी सी कम है अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स हैं वो तो मार्स पर सर्वाइव कर ही सकते हैं. तो कई हद तक जो मार्स है वो अर्थ को रिजेंबल करता है, काफी हद तक, है ना. जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उन सभी के कंपैरिजन में मार्स ही है जो कि अर्थ को काफी ज्यादा रिजेंबल करता है. ये हमने कुछ खास बात पढ़ी किसकी, मार्स की. और जुपिटर की खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जुपिटर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट होता है, सबसे बड़ा. इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लार्ज एज द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स पुट टुगेदर. ओहो, कितना बड़ा है कि इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लार्ज एज द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स पुट टुगेदर. यानी कि बाकी सारे प्लैनेट्स को अगर हम एक साथ कर देंगे, उनका जो भी साइज बनेगा उस साइज को भी डबल कर दो तो वो बनेगा क्या, जुपिटर. द मास ऑफ जुपिटर. अच्छा, मार्स के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि मार्स छोटा सा नाम, यानी कि प्लैनेट भी छोटा सा, मास भी छोटा सा, लेकिन जुपिटर के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है. और जो मास है जुपिटर का इज ऑल्सो मोर देन द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स. इसका मतलब ये है कि अगर हम सभी प्लैनेट्स को एक साथ कंबाइन कर दें तो उनके कंबाइंड मतलब अगर हम सभी प्लैनेट्स को मिला देंगे तो मिलाने से उस पूरे कॉम्बिनेशन का एक साइज आएगा. उस साइज का भी जब हम डबल करेंगे तो वो जुपिटर का साइज बनेगा. और वो जो आपने प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है उस कॉम्बिनेशन का एक मास भी तो होगा ना. तो वो जो कॉम्बिनेशन के प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन का जो मास है उसके लिए बोला जा रहा है कि जुपिटर का मास उस कॉम्बिनेशन के मास से भी ज्यादा है, कि द मास ऑफ जुपिटर इज ऑल्सो मोर देन द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स. द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ. कि अर्थ का जो भी डायमीटर है उसके 11 टाइम्स और इंक्रीज का तो डायमीटर, तो वो क्या बन जाएगा, जुपिटर का डायमीटर बनेगा. एंड इट्स मास इज अबाउट
318 टाइम्स देन दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो भी मास है, कितना मास होता है अर्थ का, तो 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg, यानी कि 6 के बाद में आपको जीरो लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 24 जीरो लगाओगे तब जाकर के वो क्या बनेगा? अर्थ प्लैनेट का मास बनेगा। और जुपिटर का मास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे मास का निकालना पड़ेगा 318 टाइम्स, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ज्यादा नहीं, 318 टाइम्स इसका मास का, तब जाकर के वो जुपिटर का मास बनेगा। कौन करेगा भाई? पता चल गया कि जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है और कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। चलो ठीक है। जुपिटर इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 Earths can be placed inside the giant planet. ओफो, जुपिटर इतना बड़ा है कि एक जुपिटर के अंदर कई सारी अर्थ बन सकती है। एक जुपिटर प्लेनेट के अंदर कई सारी अर्थ बन सकती है। कितनी? 1, 2, 3, 50, 100, 1000? नहीं, 1300 यानी कि 1300 अर्थ बन सकती हैं जुपिटर प्लैनेट के अंदर। बाप रे, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स वेरी बिग साइज, जुपिटर कैन बी सीन इजीली इन द नाइट स्काई। और नाइट स्काई में जुपिटर अब इतना बड़ा होगा, प्लैनेट तो दिखाई देगा ना नाइट स्काई में। बीइंग वेरी फार ऑफ फ्रॉम द सन, Jupiter receives much less heat and light from the sun as compared to the Earth and the Mars. अब क्योंकि जैसे जैसे प्लैनेट जो है सन से दूर जाते जाएंगे तो सन से मिलने वाली जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो उन तक कम पहुंचेगी। तो वैसे भी मार्स के लिए हम बोल रहे थे कि ठंडा प्लैनेट है, तो जुपिटर तो मार्स के भी और आगे है। तो आप बोल सकते हो कि जुपिटर को काफी कम सनलाइट और हीट मिलती है सन से। Even then Jupiter appears to be a very brilliant object in the night sky. लेकिन फिर भी जो जुपिटर है वो एक बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट, ब्राइट ऑब्जेक्ट जो है ना नजर आता है। कहाँ? नाइट स्काई में। देखो ये क्या है? जुपिटर। लाइट कम मिल रही है अर्थ सन से, क्योंकि दूर है ना जुपिटर अर्थ सन से, लेकिन फिर भी जितनी भी मिल रही है, जितनी भी हीट मिल रही है, उसके कारण जो जुपिटर है, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है कि वो ब्रिलियंटली एक ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह शाइन करता है। कहाँ? नाइट स्काई में। Jupiter's bright appearance is due to the fact that it has a thick cloudy atmosphere which reflects most of the sunlight falling on it. ये हमने बोला कि जुपिटर सन से काफी दूर है, लेकिन फिर भी मतलब दूर है, इसके कारण क्या हो रहा है कि सन की सनलाइट उस तक कम पहुंच रही है, लेकिन फिर भी जुपिटर शाइन क्यों कर रहा है? क्योंकि शाइन इसलिए कर रहा है, वो चमकता इसलिए क्योंकि जुपिटर के पास क्या होता है, उसका बहुत ही बढ़िया क्लाउडी, एक थिक क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है। जुपिटर के पास उसका एक थिक क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, और इस एटमॉस्फेयर के कारण जो भी सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ द जुपिटर, वो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर के कहां पहुंचेगी? हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो हमें नाइट स्काई में जो जुपिटर है वो चमकता हुआ नजर आता है। भाई कोई भी चीज दिखाई तभी देगी ना जब उससे निकलने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो जुपिटर से लाइट कैसे पहुंच रही? तो सनलाइट जो भी पहुंच रही जुपिटर तक, वो मोस्ट ऑफ द सनलाइट जुपिटर के थिक क्लाउडी एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसलिए दूर होने के बावजूद जो जुपिटर है वो हमको बढ़िया सा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट नाइट स्काई में नजर आता है। We can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. Jupiter rotates very rapidly on its axis. अपनी एक्सिस पर जुपिटर बहुत तेजी के साथ में रोटेट करता है। जुपिटर इज द फर्स्ट ऑफ द गैस टाइप प्लैनेट। जुपिटर इज मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये पहला क्या है, हमने पिछले वाले सेशन में ये बात पढ़ी थी कि मरकरी से लेकर के मार्स तक जो प्लैनेट्स हैं उनके सरफेस कैसे होते हैं, बेसिकली रॉकी होते हैं। प्लैनेट्स कैसे होते हैं? रॉकी होते हैं। लेकिन मार्स के बाद की जो कहानी है प्लैनेट्स की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे जुपिटर की, तो ये मेनली क्या है, ये फर्स्ट ऑफ द गैस टाइप प्लैनेट्स है। जुपिटर किससे बनता है? गैसेस से बनता है। इसमें मेनली क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो एम से लेकर के एम तक, मरकरी से लेकर के मार्स तक, ये प्लैनेट्स कैसे होते हैं? रॉकी होते हैं। लेकिन मार्स के आगे जुपिटर से आप बोल सकते हो कि प्लैनेट्स का जो गैसियस एलिमेंट है ना, वो बाहर निकल आता है। यानी कि अब जो प्लैनेट्स हैं वो किसके बनेंगे? गैसेस के बनेंगे। किसका बना होता है जुपिटर? हाइड्रोजन और हीलियम का। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट जुपिटर बिकॉज इट हैज पॉइजनस गैसेस। भाई
अगर हम बोल रहे हैं कि जुपिटर गैसेस का बना है, मेनली उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो इनके अलावा भी तो गैसेस होंगी ना, पॉइजनस गैसेस होती है, मीथेन, अमोनिया, कहाँ, उसके एटमॉस्फेयर में। तो ऐसी पॉइजनस गैसेस होंगी एटमॉस्फेयर में, तो लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी भैया जुपिटर पे, नहीं कर पाएगी। मोरोवर जुपिटर इज अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, ऑब्वियस सी बात है, जितना दूर जाएगा जुपिटर सन से उतनी उसकी जो ठंडक है वो बढ़ेगी। जुपिटर हैज 67 सैटेलाइट्स, कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, 67, या मून्स भी आप बोल सकते हो। इट हैज ऑल्सो सम फेंट रिंग्स अराउंड इट, और जुपिटर के पास आप बोल सकते हो कि उसकी कुछ फेंट, हल्की हल्की सी रिंग्स भी होती हैं। If we observe the planet Jupiter through a telescope, we can also see 4 of its large satellites. ठीक है, जुपिटर प्लैनेट इज कॉल्ड बृहस्पति ग्रह इन हिंदी, और इसको हिंदी में हम बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, सैटर्न की। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, सैटर्न इज समवॉट स्मॉलर इन साइज एंड द मास देन जुपिटर। तो देखो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। बाकी के जो प्लैनेट्स होंगे वो जाहिर सी बात है जुपिटर से छोटे ही होंगे। तो जो सैटर्न है वो सन से 6th पोजीशन पे आता है, और इसका साइज और इसका मास जुपिटर से कम ही होता है। बट आफ्टर जुपिटर सैटर्न इज द 2nd बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर टॉप कर रहा है अपने साइज में, अपने मास में, पूरे सोलर सिस्टम में, लेकिन 2nd पोजीशन पे कौन है, सैटर्न है। The chemical composition of Saturn is very similar to that of Jupiter. Saturn is also mainly made up of hydrogen and helium. मैंने आपको बताया ना कि M से लेकर के M तक, मरकरी से लेकर के मार्स तक जो प्लैनेट्स हैं वो रॉकी होते हैं। बाकी इनके आगे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस के बने होते हैं। तो जैसे जुपिटर बना हुआ था मेनली हाइड्रोजन और हीलियम का, वैसे ही सैटर्न भी बना होता है किसका, गैसेस का, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। One interesting thing about the Saturn is that it is the least dense among all the planets of the solar system. एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है सैटर्न के बारे में, कि बाकी अगर हम प्लैनेट से कंपेयर करेंगे तो जो सैटर्न है वो क्या है, लीस्ट डेंस है, सबसे कम डेंस होता है। द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज इवन लेस देन दैट ऑफ द वाटर, यानी कि पानी से भी कम डेंस होता है कौन, सैटर्न। सिंस सैटर्न इज लाइटर देन वाटर, So if we imagine it in a large pool of water, then Saturn will float on the water. मतलब कि सैटर्न आप बोल सकते हो कि इसकी डेंसिटी है ना, क्या लिखा है यहाँ पे कि जो सैटर्न है ये बाकी सभी प्लैनेट्स से क्या होता है, लीस्ट डेंस होता है। इसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। तो अगर एक क्या है, बहुत बड़ा सा पानी का पूल है, वाटर पूल है, तो और उसमें क्या है, सैटर्न है, तो वो सैटर्न क्या करेगा, पानी में तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है ना। तो जो हल्की चीज होती है वो तो पानी में तैरेगी, ऑब्वियस सी बात है। इट विल नॉट सिंक इन द वाटर, वो पानी में डूबेगा नहीं। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सैटर्न इज द सिस्टम ऑफ कलरफुल रिंग्स विच सराउंड इट। और हर प्लैनेट की क्या होती है, एक खास बात होती है। इसकी खास बात क्या है, पहली बात तो ये कि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ये बहुत आप बोल सकते हो कि लीस्ट डेंस होता है। बाकी सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में पानी से भी कम डेंसिटी होती है, तो ये पानी के एक बड़े से पूल में क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है पानी के ऊपर, उसमें डूबेगा नहीं। और दूसरी खास बात क्या है, द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सैटर्न इज दैट द सिस्टम ऑफ कलरफुल रिंग्स विच सराउंड इट। और सैटर्न के पास आप बोल सकते हो कि क्या होती हैं, कुछ इस तरह की बहुत सारी कलरफुल रिंग्स होती हैं। फेंट रिंग्स आपको जुपिटर में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन सैटर्न आप बोल सकते हो कि अपनी कलरफुल रिंग्स के कारण ही पहचाना जाता है। 3 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ रिंग्स अराउंड सैटर्न आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। और अर्थ से आप बोल सकते हो कि सैटर्न की जो 3 डिस्टिंक्ट सेट हैं रिंग्स की, वो दिखाई दे जाते हैं। Saturn is the only planet with a system of well-developed rings encircling it। और Saturn ही इकलौता ऐसा planet है जिसके पास क्या है, सिस्टम है well-developed rings का, जो कि उसको सराउंड करती हैं। The rings of Saturn are made up of very tiny particles, all orbiting the Saturn like miniature satellites। और ये जो रिंग्स हैं, आप बोलोगे कि मैम ये रिंग्स किसकी बनी होती हैं, तो ये रिंग्स बनी होती हैं बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स की। ठीक है, ये रिंग्स, ये वाली रिंग्स, ये सभी की सभी आप बोल सकते हो कि जो रिंग्स हैं ये बनी होती हैं छोटे 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 पार्टिकल्स की, जो कि सैटर्न के अराउंड क्या करती हैं, बेसिकली ऑर्बिटिंग करती हैं मिनिएचर सैटेलाइट्स की तरह।
मतलब देखा जाए तो जो सैटेलाइट है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन सैटर्न की जो रिंग्स हैं, उन रिंग्स को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं और वो इतने बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, सैटर्न के अराउंड ऐसे गोल गोल घूमते हैं कि ऐसा लगता है कि वो क्या हो, मिनिएचर सैटेलाइट्स हो, छोटी छोटी सी सैटेलाइट्स हो। The rings of Saturn cannot be seen with naked eyes. They can be observed only with the help of a telescope. और हाँ, इसको हम ऐसी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब सैटर्न की रिंग्स को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। The presence of a well-developed system of rings around Saturn makes it unique in the solar system. तो जो well-developed system है रिंग्स का अराउंड द सैटर्न, ये उसको एक बहुत ही यूनिक फीचर देता है पूरे सोलार सिस्टम में। ऐसा सिस्टम, ऐसा वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिंग्स किसी दूसरे प्लैनेट के पास है ही नहीं। बीइंग फार ऑफ फ्रॉम द सन, सैटर्न इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट। ऑब्वियस सी बात है ना, एक प्लैनेट जितना दूर जाता जाएगा सन से, उसका जो टेम्परेचर है वो उतना कम होता जाएगा, यानी कि जो प्लैनेट है वो उतना ही ठंडा होता जाएगा। सो नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन सैटर्न। अब इतना ठंडा प्लैनेट है तो उस पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट कैसे करेगी। सैटर्न हैज़ 62 सैटेलाइट्स। सैटर्न के पास 62 सैटेलाइट्स यानी कि मून्स होते हैं, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शनि ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला प्लैनेट यूरेनस। यूरेनस इज द 7th planet from the sun. It can be seen only with the help of a large telescope. अरे यार, इतना दूर है पृथ्वी से तो इतने आसानी से कैसे दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, यूरेनस को अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको एक बहुत ही बड़ा सा टेलीस्कोप यूज करना होगा। In fact, Uranus was the first planet to have been discovered with the help of a telescope. और आप बोल सकते हो कि यूरेनस की खास बात क्या है कि ये एक ऐसा पहला प्लैनेट है जिसको कि टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इतना दूर है कि इसको डिस्कवर करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो इसको लार्ज टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था, और ये पहला प्लैनेट था जिसको कि टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। दो द डायमीटर ऑफ यूरेनस इज ऑलमोस्ट 4 times that of the earth, it appears as a small disk through a telescope। क्या बोला गया है कि यूरेनस का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से कितना है, 4 टाइम्स है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना है, d है, अर्थ का डायमीटर कितना है, d है, तो यूरेनस का डायमीटर कितना होगा, 4d हो जाएगा। इस यूरेनस का डायमीटर कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब इसको हम एक टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये हमको एक छोटी सी डिस्क की तरह नजर आता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज यूरेनस इज वेरी वेरी फार ऑफ फ्रॉम द अर्थ। देखो, ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट जितना हमारी नजरों के दूर होगा वो ऑब्जेक्ट हमको उतना ही छोटा नजर आएगा। अगर पास में होगा तो बड़ा नजर आएगा। जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है ना, एक पेड़ है जो कि बहुत दूर है, हमको दिख रहा है कि वो पेड़ है, लेकिन जब वो पेड़ दूर होता है तो हमको बहुत छोटा सा नजर आता है, और जैसे 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 हम पेड़ के पास जाते हैं वो उस पेड़ का जो एक्चुअल साइज है वो हमको दिखाई देने लग जाता है। तो सीधी सी बात है कि यूरेनस इतना दूर है, देखा जाए तो ये हमारे सोलार सिस्टम का सेकेंड लास्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो प्लैनेट यूरेनस हमारे अर्थ प्लैनेट से इतना दूर है कि इसको अगर हम टेलीस्कोप से भी देखते हैं तो हमको ये छोटा सा एक डिस्क नजर आता है। ऑल्दो इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 4 टाइम्स है, लेकिन फिर भी छोटा नजर आता है क्योंकि दूर बहुत है। आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस इज द थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। सबसे बड़ा कौन, जुपिटर, उससे छोटा कौन, सैटर्न। सैटर्न से भी आप बोल सकते हो कि छोटा प्लैनेट कौन सा होता है, तो यूरेनस होता है। सो इट इज द थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और वीनस की तरह ही, प्लैनेट वीनस की तरह ही जो यूरेनस है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। याद रखना, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, लेकिन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
याद आया कि नहीं आया? ये देखो कहाँ पढ़ा था हमने, अर्थ बहुत पीछे पढ़ा था क्या? ये देखो, एक बार दिख जाए तो मैं आपको बता दूं फिर से। ये देखो, द अर्थ रोटेट्स या स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जो आप बोल सकते हो कि यूरेनस है वो वीनस की तरह, ठीक है, किसकी तरह? वीनस की तरह आप बोल सकते हो कि ईस्ट टू वेस्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। The most remarkable feature of Uranus is that it has a highly tilted axis of rotation. Remarkable feature क्या है? ये तो सही है कि वो थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम का, लेकिन इसके अलावा जो यूरेनस है वो उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ही टिल्टेड होती है। As a result of the highly tilted axis of rotation, Uranus appears to roll on its side while orbiting around the sun. आई बात समझ में? देखो, ये जो प्लैनेट है अपना, कौन सा? अपना वाला सन। जैसे कि ये क्या, सन नहीं, अर्थ। ये क्या है? सन है, ठीक है ना? ये क्या है? सन है। और इसके अराउंड क्या हो रहा है? ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है। कोई नई बात नहीं है कि जो सन है इसके अराउंड जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है? रिवॉल्व तो कर रही है, लेकिन कैसे रिवॉल्व कर रही है? अपनी एक्सिस पे रोटेट करते करते रिवॉल्व कर रही है। तो ये क्या हो गई? इसकी एक्सिस हो गई। ध्यान देना कि एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, वो उसके ऑर्बिट के प्लेन पर परपेंडिकुलर नहीं होती है। मैंने सिखाया है ना कि अर्थ की एक्सिस क्या होती है? टिल्टेड होती है, और ऐसे झुके झुके वो क्या करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सन के अराउंड जो अर्थ झुके झुके रिवॉल्व कर रही है, उसी के कारण क्या होता है? अर्थ पर अलग अलग सीजन आते हैं, और जो वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उसके कारण अर्थ पर दिन और रात आते हैं। ये दो कंसिक्वेंसेस मैंने आपको समझाए थे, ठीक है? चलो, तो हुआ क्या कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते करते सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो यूरेनस है, एक काम करते हैं, अब हम सीधे से क्या बनाते हैं? यूरेनस का ऑर्बिट भी बना लेते हैं। ये क्या हमने बनाया? यूरेनस का ऑर्बिट, ठीक है ना? और ये क्या है अब हमारा? यूरेनस। इसकी भी क्या होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये प्लैनेट भी क्या करेगा? सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिट में रह करके, लेकिन इस प्लैनेट के पास क्या होती है? अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है, और वो इस अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है। लेकिन इसके रोटेशन का तरीका काफी अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो बहुत ज्यादा ही झुकी हुई है। तो जब ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ऐसा लगता है कि रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन ऐसे रोली पोली होकर के रोटेट करके रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि मैं अर्थ हूं, मान लो मैं क्या हूं? अर्थ हूं, और सामने क्या है? एक सन है, ठीक है? तो मैं कैसे उसके अराउंड तो मैं रिवॉल्व करूंगी, लेकिन अपनी ही एक्सिस पे मैं क्या करूंगी? ऐसे 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 रोटेट भी करूंगी, है ना? तो जिस समय मैं अभी अर्थ हूं, जिस समय मैं अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हूं, क्या मैं आपको रोल करती हुई नजर आ रही हूं? देखो, क्या मैं रोल कर रही हूं? रोल बॉल करती है। बॉल जब आप ऐसे फेंकते हो फ्लोर पर तो वो ऐसे रोली पोली होकर के जाती है ना। तो क्या बॉल का मोशन और मेरा मोशन आपको सेम लग रहा है? नहीं। ध्यान से देखो, मैं तो सिर्फ क्या कर रही हूं? रोटेट कर रही हूं। लेकिन सैटर्न यूरेनस, इसके साथ कुछ ऐसा आप बोल सकते हो कि मसला है कि जब ये रोटेट करता है तो ऐसा लगता है कि एक बॉल चल रही हो। क्यों? क्योंकि यूरेनस को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होता है, और उसकी एक्सिस इतनी झुकी होती है कि ऐसा लगता है कि वैसे ही ये कैसा है? गोल गोल है। तो जब ये अपनी बहुत ज्यादा ही टिल्टेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही क्या हो गया है? आप बोल सकते हो कि क्या हो गया है? मतलब रोल हो रहा है। So as a result of the highly tilted axis of the rotation, Uranus appears to roll on its side while orbiting around the sun. Uranus is made up of mainly hydrogen and helium. कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, आपको कई सारे प्लैनेट्स नजर आ रहे होंगे और उनके जो है आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नजर आ रहे होंगे। ये प्लूटो को छोड़ देना, प्लूटो आप बोल सकते हो कि अब कोई प्लैनेट नहीं रहा। ऐसा नहीं कि प्लूटो गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ है, लेकिन जो एडवांस्ड डेफिनेशन आई है
प्लैनेट्स की, उस डेफिनेशन में प्लूटो खरा नहीं उतरता है, इसलिए अब प्लूटो को हम प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं। वो है सोलार सिस्टम में, कहीं गायब नहीं हुआ है, लेकिन अब प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना, हम नहीं मानते। तो देखो ये मरकरी की रोटेशन एक्सिस है, एकदम खड़ी हुई है। वीनस की रोटेशन देखो, अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो देखो थोड़ी सी टिल्टेड है। मार्स की देखो, जुपिटर की देखो 3 डिग्री से क्या हुई है, झुकी हुई है। सैटर्न की देखो, ये देखो यूरेनस की 90 डिग्री के एंगल पे क्या हुई है, ये झुकी हुई है। 90 डिग्री का एंगल, सबसे ज्यादा टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी की होती है तो वो है यूरेनस की। नेपच्यून की भी देखो 30 डिग्री, तो मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री तक अच्छा आप बोल सकते हो कि हाँ मैक्सिमम 30 डिग्री तक क्या हो रहा है, आप बोल सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है, लेकिन ये देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए जब ये रोटेट करता है तो ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है। यूरेनस इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे होगा सन से तो ठंडा तो होगा ही। इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ पॉइजनस गैसेस, इसके पास एटमॉस्फेयर है लेकिन पॉइजनस गैसेस का। ड्यू टू दीज रीजंस नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट यूरेनस, और इसके पास अपनी 27 सैटेलाइट्स होती हैं। इट हैज ऑल्सो सम रिंग्स अराउंड इट, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंद्र ग्रह। लास्ट, नेपच्यून। Neptune is the 8th planet from the sun. It lies beyond Uranus. Neptune is the outermost planet of the solar system. It is the most distant planet from the sun. सबसे दूर कोई planet है तो वो कौन सा है sun से, आपका Neptune. Thus, the planet Neptune is the farthest from the sun. It is also farthest from the Earth. अर्थ से भी दूर है, ऑब्वियस सी बात है। नेपच्यून इज द सेकेंड प्लैनेट विच वॉज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सबसे पहला प्लैनेट जो कि टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था, अपना यूरेनस। और सेकेंड प्लैनेट जो कि डिस्कवर किया गया था विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, वो कौन सा था, अपना नेपच्यून, ठीक है। द प्लैनेट नेपच्यून कैन बी सीन एज अ टाइनी ब्लू ग्रीन स्पेक इवन by using the most powerful telescope of the earth। अगर हम अर्थ का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी यूज करेंगे ना तो भी हमको नेपच्यून एकदम छोटा सा ही नजर आता है, ब्लू ग्रीन कलर का। नेपच्यून इज मेड अप ऑफ मेनली लिक्विड एंड फ्रोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। नेपच्यून इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट। भाई सबसे दूर है तो टेम्परेचर सबसे कम होगा, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा होता है, नेपच्यून ही होता है। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून के पास 14 सैटेलाइट्स होती हैं। द नंबर ऑफ मून्स अराउंड द प्लैनेट्स चेंजेस ओवर टाइम बिकॉज एस्ट्रोनॉमर्स कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द प्लैनेट्स विद स्टिल बेटर एंड बेटर टेलीस्कोप्स लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू सैटेलाइट्स। अब आप बोल सकते हो कि जो सैटेलाइट्स का नंबर जो है ना वो चेंज होता है, क्यों, क्योंकि नए नए टेलीस्कोप आते जाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, तो आप बोल सकते हो कि नए नए सैटेलाइट जो है वो डिस्कवर होते जाते हैं, इसलिए जो नंबर है वो चेंज होते जाते हैं। नेपच्यून ऑल्सो हैज सम रिंग अराउंड इट, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह। अब आप बोल सकते हो कि प्लैनेट्स की जो स्टोरी है वो होती है कंप्लीट। मार्स से लेकर के मरकरी से लेकर के हमने नेपच्यून तक सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक सैम्पल प्रॉब्लम है आपकी एनसीईआरटी की, वो हम पढ़ लेते हैं कि द रेडियस ऑफ जुपिटर, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर अर्थ का रेडियस कितना है, r है, तो जुपिटर का रेडियस कितना हो जाएगा, 11r हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर एंड द अर्थ। हमको रेशियो निकालना है, किस चीज का, जुपिटर की वॉल्यूम और अर्थ की वॉल्यूम का। हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर अकोमोडेट, एक अर्थ मतलब एक जुपिटर कितनी अर्थ को अकोमोडेट कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ अर्थ्स को। बाय सेइंग दैट द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, वी मीन दैट इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ is taken to be 1 in any unit, then the radius of the Jupiter will be 11 in the same unit। यानी कि अगर हमने मानो कि अर्थ का रेडियस कितना लिया है r, तो जुपिटर का रेडियस कितना हो जाएगा 11r। जुपिटर और अर्थ दोनों ही क्या है, स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि बॉल जैसे, तो उनकी हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, बाय द फॉर्मूला। भाई अगर अर्थ का शेप स्फेरिकल है
और अगर हमें अर्थ की वॉल्यूम निकाली तो हम कैसे निकालेंगे? स्फीयर की वॉल्यूम से। स्फीयर की वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? तो 4/3 पाई आर क्यूब से। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, और पाई आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14 भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे रेशियो निकालना है इन दोनों ही जुपिटर और अर्थ की वॉल्यूम्स का, तो मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहले मैं निकालती हूँ वॉल्यूम जुपिटर की। कैसे निकालूंगी? 4/3 पाई आर क्यूब से। 4/3 को हमने ऐसे ही रख दिया, पाई को भी हम ऐसे रखेंगे। क्यों रखेंगे? अरे यार, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो रेशियो में तो क्या होगा? इन दोनों की ही वॉल्यूम्स डिवाइड होंगी। तो 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कटेगा, बचेगा क्या? रेडियस, अर्थ का रेडियस और जुपिटर का रेडियस। तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। चलो हम मान के चलते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 1 किलोमीटर है। अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 1 किलोमीटर है। तो जो जुपिटर है उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। अगर अर्थ का रेडियस है 1 किलोमीटर तो जुपिटर का रेडियस कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। ठीक है, तो हम अब r की जगह पे क्या रख देंगे? 11 रख देंगे। भाई हम 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं जुपिटर और अर्थ की वॉल्यूम को पता करने के लिए, क्योंकि स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ही, और अर्थ और जुपिटर का शेप कैसा है? स्फीयर ही है, इसलिए। तो हम r की जगह पे क्या रख देंगे? भाई हमने जुपिटर का रेडियस कितना निकाला है? 11 किलोमीटर। तो अब हम r की जगह पे क्या रखेंगे? 11, और 11 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो जब हम 11 × 11 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1331। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ इसी तरीके से हम अर्थ की भी वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 को ऐसे रखेंगे, पाई को भी ऐसे रखेंगे, और r की जगह पे हम क्या रख देंगे? देखो अर्थ का रेडियस कितना है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने रख दिया क्या? 1। तो 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे? जुपिटर की वॉल्यूम को लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? अर्थ की वॉल्यूम को लिखेंगे। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे लिख के बताती हूं मैं। 4/3 पाई आर क्यूब, कितना जवाब आया है जुपिटर का? 1331 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और कितना आया है? 1 का क्यूब 1। तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना? 1331/1, यानी कि जो रेशियो है किसका? वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड अर्थ का कितना आया है? 1331:1। Since the volume of Jupiter is 1331 times the volume of the Earth, therefore Jupiter जो है अपने अंदर 1331 अर्थ को accommodate कर सकता है, यानी कि 1331 अर्थ आ सकती है एक जुपिटर के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आज के इस सेशन को हम करते हैं समाप्त। बहुत सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हमने डिस्कस करी हैं, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आई होंगी। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे? अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? magnetbrains.com। जैसे वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप उस पर जाओगे आपको क्लास 8 साइंस मिलेगा। जैसे ही आप क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 8 साइंस के सभी सब्जेक्ट्स क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। हमें मतलब है साइंस से, तो हम साइंस पे जाएंगे। जैसे ही हम साइंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं क्लास 8 साइंस के, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। सपोज आपको देखना है कौन सा पहला लेक्चर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला, उसके भी पहले हमने क्या करा था? सिलेबस ओवरव्यू देखा था कि हमें क्लास 8 साइंस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। अब इसके बाद में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो देखना है, उसका पहला लेक्चर देखना है। तो आप कैसे देखोगे? इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा, मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना वैसे ही आपके सामने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर है वो खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके मैग्नेट ब्रेन्स के क्लास 8 साइंस के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो।
तो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.